हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया बिंदु पढ़ने वाले हैं। इससे पहले तक हमने पढ़ा था कि हड़प्पा वासियों के सुदूर पश्चिमी देशों के साथ में व्यापारिक संबंध थे। उसके बाद में हमने ये जान लिया था कि मेसोपोटामिया, जो कि नजला और फरात नदियाँ जो इराक के अंदर बहती थी, उनके मध्य की जो सभ्यता थी उसको मेसोपोटामिया सभ्यता के नाम से पुकारते थे। भारतीय हड़प्पा वासियों के मेसोपोटामिया के साथ में व्यापारिक संबंध थे। वहाँ पर हमें मेसोपोटामिया की लिपि के अंदर वहाँ पर हमें एक शब्द मिला था मेलुहा, जिसका अर्थ मतलब नाविकों का देश हम कह सकते हैं। या ये शब्द मेसोपोटामिया वासियों ने हड़प्पा क्षेत्र के लिए या सिंधु घाटी सभ्यता के लिए इस्तेमाल किया था। इसकी आगे हम पढ़ेंगे कि हम ये शब्द जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर है वो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन भारतीय सभ्यता के शब्दों को, अक्षरों को, चिन्हों को हम अभी तक क्यों नहीं पढ़ पाए। ठीक है, तो हड़प्पा की जो लिपि है उस लिपि को हम पुकारते हैं एक रहस्यमय लिपि। रहस्यमय वही होता है जैसे एक आदमी का ये बहुत रहस्यवादी आदमी है, रहस्यमय आदमी है, मतलब इसके सीक्रेट्स क्या हैं जल्दी से पता नहीं चल पाते। एक तरीके से वो कब क्या कर बैठता है किसी को अंदाजा नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति को रहस्यमय व्यक्ति, और ऐसी लिपि जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जिसको अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं, तो उसको हमने एक नाम दे दिया रहस्यमय लिपि। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि रहस्यमय लिपि क्यों कही जाती है, क्यों इसको रहस्यमय लिपि मानते हैं, इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। पहला देखो, मैंने आपको पहले ही बताई थी, दो बातें ध्यान रखना। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है उसका मुख्य साक्ष्य क्या है, हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में कैसे पता चला। मैंने इसकी कहानी आप कई बार पहले बताई है। भारत के अंदर रेलवे ट्रैक को, रेलवे लाइन को बिछाने के लिए जमीन को समतल किया जा रहा था। उस समय विद्वानों को जमीन के नीचे एक नई प्रकार की सभ्यता का पता चला, तो उसको खोदा गया था। ठीक है, खोजने को हम क्या बोलेंगे, खोजने को बोलेंगे उत्खनन। क्या बोलेंगे, उत्खनन। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण हमें किससे मिले हैं, उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के माध्यम से, खुदाई के माध्यम से। खुदाई से जो अवशेष मिले हमें, उसके माध्यम से हमें हमारी सभ्यता के बारे में पता चला है, पहली बात। दूसरी बात, अब जब खुदाई कर ली तो खुदाई के अंदर जितने भी साक्ष्य मिले हैं, जितने भी हड़प्पा सभ्यता के, उनमें सबसे विशिष्ट जो कलाकृति है हड़प्पा वासियों की, सबसे जो विशिष्ट पहचान है वो है मुहर। मुहर आप जान गए, कई जगह आपने मुहर देखी होगी। आपके स्कूल की कक्षा की जो नोटबुक है उसके ऊपर भी एक मुहर लगी हुई है, विद्यालय के नाम की, विद्यालय के प्रधानाचार्य की सिग्नेचर की, ये एक मुहर है। ठीक है, मैंने आपको 11वीं कक्षा के अंदर बताया था, मेसोपोटामिया के लोग जब सिंधु सभ्यता के साथ व्यापार करते थे तो अपनी जो गठरी होती है, आप गेहूं पिसवाने के लिए जब चक्की पर जाते हो, ध्यान रखना, तो उसके चारों तरफ एक धागा पलटते हो मजबूत, और अंत में गांठ दे देते हो। अब उस गांठ पर अगर आपने कोई सील लगा दी है, ठीक है, तो वो पूरी तरीके से गेहूं पैक हो गया है। अब जब जो भी कोई व्यक्ति उस गेहूं को खोलेगा, देखेगा, उसमें से गेहूं निकालेगा, सबसे पहले उसे वह सील जो मुहर लगी हुई है उसको तोड़ना पड़ेगा। अगर मुहर टूटी हुई है, इसका मतलब इस गेहूं के साथ में और इस पात्र के साथ में छेड़छाड़ कर दी गई। आपने कभी सुना होगा ऐसे कि क्राइम ब्रांच की टीमें जो होती है, एसीबी की टीमें होती है, सीबीआई की टीमें होती है, एफसीआई की टीमें होती है, ये जब किसी कंपनी पर, किसी संस्था पर या किसी दुकान पर, मॉल पर छापा मारती है, तो उसको जब सीज कर देती है, सीज का मतलब होता है जब्त कर देना, ठीक है, और उसे अपने अधीन कर लेती है, अंडर कर लेती है, तो ताला लगा करके उसके ऊपर एक रबर टाइप की मुहर आती है जिसमें स्याही लगी होती है, और वो सील मार देती है। अब वह सील सिर्फ उस संस्था के कर्मचारियों के द्वारा ही खोली जाएगी जो कि उनको मालूम है। अगर किसी और ने खोल ली है तो सबसे पहले उस सील को, उस मुहर को तोड़ना पड़ेगा। अगर मुहर टूटी हुई है इसका मतलब इसके साथ छेड़छाड़ हुई। ठीक है, तो व्यापार के दौरान जब विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी गठरियां यहाँ से जाती थी विदेशों के अंदर, दूसरे देशों में, तो उस पर एक मुहर लगा दी जाती थी हड़प्पा सभ्यता की। ध्यान रखना, मेसोपोटामिया से आ रही है तो वहां की एक मुहर लगा दी जाती थी ताकि ये माल पूरी तरीके से सुरक्षित समझा जा सके।
ठीक है। तो अब देखो हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा हमें क्या प्राप्त हुई है, मुहरें प्राप्त हुई है, ठीक है। और इन मुहरों पर क्या लिखा हुआ है या कौन सी आकृति बनी हुई है ये देखना बहुत जरूरी है। तो विद्वान कहते हैं कि मुहरों पर जो अंकन मिला है वह अंकन या तो उस मालिक का नाम हो सकता है और या उस मालिक की पदवी है। जिसका भी वो माल है, ठीक है, जिसकी भी वो सामग्री है जिस पर मुहर लगी हुई है, सील लगी हुई है, ऐसा माना जा रहा है कि वो जो मुहर लगी हुई है उस पर जो चित्रांकन किया गया है, उस पर जो चिन्ह मिले हैं वह या तो उस मालिक के नाम का है और या उस मालिक की या उस व्यक्ति की कोई पदवी है, कोई पद धारण कर रखा है जो इस प्रकार का कार्य करता था। ठीक है, पहली बात तो ये ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है क्योंकि अभी तक सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को किसी ने भी नहीं पढ़ा है। इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, विद्वान सिर्फ इसके बारे में अंदाजा लगा रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। तो सबसे विशिष्ट कलाकृति सिंधु सभ्यता की कौन सी है? मुहर। कौन सी है? मुहर। और मुहर पर क्या लिखा हुआ है? संभवतः किसी व्यक्ति का जो मालिक है उस मालिक का नाम हो सकता है या जिस मुहर पर जो लिखा हुआ है वह उस व्यक्ति की पदवी हो सकती है, कोई पद हो सकता है। ठीक है, दो बातें। दूसरी, सिंधु सभ्यता में अब तक हड़प्पा सभ्यता में अधिकतम 400 और कम से कम 375, मतलब 375 से लेकर के और 400 शब्दों तक, शब्द नहीं कह सकते, चिन्ह कह सकते हैं, अलग अलग प्रकार के। ये एक चिन्ह हो गया, ठीक है, ये एक चिन्ह हो गया, ये एक चिन्ह हो गया, ठीक है, ये एक चिन्ह हो गया, ये एक चिन्ह हो गया, ठीक है, ये एक चिन्ह हो गया, ये एक चिन्ह हो गया, ये अलग अलग प्रकार के चिन्ह है। ठीक है, कोई प्रॉपर वर्ड नहीं लिखा हुआ है हमारी देवनागरी लिपि की तरह लंबा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, ये पहली बात। ये आगे देखो, तो सिंधु सभ्यता में अब तक कुल कितने चिन्हों की खोज कर ली है? 375 से लेकर के 400 लगभग, ऐसा मान रहे हैं। और सिंधु सभ्यता की एक मुहर पर सबसे ज्यादा चिन्ह, सबसे अधिक चिन्ह मिले हैं। वो सबसे अधिक चिन्ह कितने हैं? 1726। इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की आकृतियां अब तक मिल चुकी है 26। एक साथ एक मुहर पर अब तक सबसे ज्यादा कितने चिन्ह प्राप्त कर लिए हैं? 26। ठीक है, सिंधु सभ्यता में कुल कितने चिन्हों को खोज लिया गया है? अधिकतम 400। तो आप लिखोगे 375 से 400 के बीच में। ठीक है, सबसे लंबे चिन्ह वाली मुहर पर कुल कितने चिन्ह अंकित है? 26 चिन्ह अंकित है। ठीक है, आगे देखो, इस लिपि को रहस्यमय लिपि मानते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि को रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है? इसका कारण क्या है? आज तक पढ़ा नहीं जा सका। ये लिपि में ये अक्षर हमें क्या कह रहे हैं अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि अब तक विद्वानों के द्वारा एक राज बनी हुई है, एक गूढ़ रहस्य बना हुआ है। ये अक्षर क्या कह रहा है, इसका अर्थ क्या हो सकता है? अगर विद्वान इस लिपि को पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे तो हमारी लिपि के बारे में बहुत कुछ अभी बाकी है पढ़ने को, अभी बहुत कुछ समझने को बाकी है, अभी बहुत सारी जानकारियां हम तक पहुंची नहीं है। अगर ये लिपि पढ़ने में कामयाब हो गए विद्वान तो शायद इस लिपि के बारे में ऐसे ऐसे रहस्य पता चल जाएंगे कि हमारा देश किन किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध करता था, संबंध थे उनके, प्रशासनिक स्तर पर जो है वो प्रशासन को कैसे हैंडल किया जाता था, व्यवस्था यहाँ की कैसी थी, संस्कृति यहाँ की कैसी थी, और ये कितनी पुरानी हो सकती है। हो सकता है कि इन्हीं मोहरों में से कोई तारीख लिखी हुई हो, कोई डेट लिखी हुई हो। ठीक है, अभी तक इसके बारे में पता नहीं चला है विद्वानों का, तो ये केवल अंदाजा ही है। ये 2600 से 1800 ईसा पूर्व के आसपास की थी, कोई 2350 से 1750 बोलता है, कोई 2800 से 2000 के बीच में बोलता है। ये सिर्फ एक तुक्के हैं हमारे, संभवतः अंदाजा है हमारा, ध्यान रखना। आगे देखो, तो ये जो चिन्ह है, ठीक है, ये प्रत्येक चिन्ह अभी हमारी लिपि के अंदर क्या चलते हैं? अभी हमारी लिपि के अंदर स्वर और व्यंजन चलते हैं। संभवतः इन चिन्हों को भी, इस प्रत्येक चिन्ह को एक अलग स्वर और एक अलग व्यंजन माना गया। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं अंदाजा लगा लगा करके भी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी अंदाजा ही है। ये संभवतः मालिक का नाम या पदवी हो सकती है,
ये जो चिन्ह है ये कोई स्वर या व्यंजन हो सकता है, ऐसा विद्वानों का एक संभवतः एक अंदाजा है। ठीक है, आगे देखो नॉर्मली हम कैसे लिखते हैं, ये हमारा बोर्ड है, हम इस बोर्ड से ये जो तरफ होती है, ठीक है, लिखने की, इसको बोलते हैं बाईं तरफ, ये जो तरफ होती है ये होती है दाईं तरफ। ठीक है, हम लिखना शुरू करते हैं बाईं तरफ से, इधर से, क्लियर है? लेकिन हड़प्पा की लिपि को शुरू किया गया है दाईं तरफ से, ये इधर से ऐसे, इस तरह से लिखना शुरू किया, ध्यान में रखना। ठीक है, हड़प्पा की लिपि कैसे लिखी जाती है? दाईं ओर से बाईं ओर, दाईं ओर से बाईं ओर। ठीक है, इतिहास में एक और लिपि है जो ऐसे ही लिखी जाती है, ध्यान रखना। हड़प्पा लिपि के बाद के अंदर लिपि आई थी मौर्य वंश के दौरान, मौर्य काल के दौरान ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि भी दाईं ओर से बाईं ओर ऐसे ही लिखी जाती है। ठीक है, तो इस लिपि को पूर्व ब्राह्मी लिपि भी कहा जाता है, पूर्व ब्राह्मी लिपि भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। ये लिपि देखो चित्र है अलग अलग प्रकार के बने, इसलिए इस लिपि को चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। हड़प्पा लिपि को किस नाम से पुकारते हैं? चित्रात्मक लिपि भी। क्या नाम है इसका? चित्रात्मक लिपि भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, ये जो विभिन्न प्रकार के 400 चिन्ह मिले हैं हमें, ये चिन्ह एक्चुअली मिले कहां पर है? ठीक है, कहां पर? मुहरों पर तो मिले ही मिले, मोहर तो है ही है इस प्रकार की चिन्ह की, ध्यान रखना, इस लिपि की। इस मोहरों के अलावा और कहां पर मिले हैं? तो मैंने नाम लिखे कहां मिले हैं। ठीक है, मैं देख मोहरों पर तांबे के औजार, तांबे के औजार आपको पता ही है। हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के अवशेष भी भारत के कई स्थलों से मिले हैं और उस दौरान भी भारत में तांबा का उत्पादन किया जाता था। इसके लिए हमारे पास में एक स्थान सुरक्षित है, उस समय भी उत्पादन करता था, आज भी करता है। राजस्थान के झुंझुनू जिले का खेतड़ी स्थान, झुंझुनू को कॉपर सिटी के नाम से पुकारते हैं, वहां से तांबा का उत्पादन किया जाता था, ध्यान रखना। आगे मृत भांड, मृत भांड का मतलब समझ गए आप? मिट्टी के बर्तन। ठीक है, मिट्टी के बर्तन। अब आजकल हम जितने बर्तन उपयोग में ले रहे हैं वो अलग बात है, आजकल तो मिक्सी वगैरह, जूसर वगैरह उपयोग में ले रहे हैं। उस समय कोई मिक्सियां, जूसर वगैरह नहीं थे, फिर भी रोजमर्रा की जिंदगी में जितने भी मृत भांड, मिट्टी के बर्तन काम में लिए जाते थे वो सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से बनते थे, उन पे भी चित्रांकन किया जाता था। आजकल भी किया जाता है, आजकल भी नाम वगैरह आपने देखे होंगे, विभिन्न प्रकार की सफेद और गेरुए रंग से, ठीक है, उन पानी की मटकियों को सजाया जाता है। कईयों पर तो ये भी लिखा जाता है जल ही जीवन है, ऐसा बहुत से मैंने देखे हैं। ठीक है, तो ये आजकल होता है, तो ये उस समय भी होता था, ध्यान रखना। मिट्टी के बर्तनों पर भी चित्रांकन या चिन्ह मिले हैं। आगे देखो, मिट्टी की पट्टिकाएं, ये मैंने आपको कक्षा 11 के अंदर बताई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता जब हम 10 लाख रात पढ़ रहे थे उस समय, कि ये जो गीली मिट्टी की मान लो कि पट्टी है, ठीक है, उस गीली मिट्टी जो है वो एक तरह का सांचा बना हुआ है। सांचे आप देखें ना, खिलौने वगैरह बनते हैं। अच्छा, ईंटें बनती है हमारी, ये देख लो, जो हम अभी ईंटें बनकर के आती है, गांव के अंदर कच्ची ईंटें भी बनाते हैं एक तरीके से। ठीक है, वो चिमनी के माध्यम से, चूल्हे के माध्यम से। अभी जो घर बनाने में, मकान बनाने के अंदर जो पक्की ईंटों का प्रयोग करते हैं, ये भी एक प्रकार की मिट्टी है, ध्यान रखना। इसको गहरे तापमान पर तपाया जाता है, पकाया जाता है बार बार, तब जाकर के मजबूत बन जाती है। और ईंट के ऊपर भी आपने देखा होगा नाम लिखा हुआ है कुछ विशेष प्रकार के, एफ, डी, आई, नंबर 1, 2, 3। आप कभी जाओ तो पूछना 1 नंबर ईंट कौन सी है, 2 नंबर ईंट कौन सी है, उनके माध्यम से पता चलता है कि इस ईंट की वैल्यू कितनी है, या उसकी क्वालिटी कैसी है, 2 नंबर ईंट की क्वालिटी कैसी है, 3 नंबर ईंट की क्वालिटी कैसी है, उस पर भी कुछ लिखा हुआ है। तो मिट्टी की पट्टिका होती है, एक सांचा होता है जिस पर कुछ अक्षर वगैरह, चिन्ह वगैरह लिखे होते हैं, उसके अंदर मिट्टी डालते हैं एक तरीके से। ठीक है, वो जब मिट्टी गीली रहती है, उस गीली मिट्टी को क्या कर देते हैं, छाप देते हैं, तो हूबहू वो अक्षर जो है वो छप जाते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि मिट्टी के सूखने के बाद तो वो अक्षर छपेंगे नहीं,
आप देखते हो बच्चे खेलते हैं, कभी कभी देखा नहीं बरसात के दिनों के अंदर वो गिलास, वो कटोरी, उसमें के अंदर वो रेत भर लेते हैं और फिर जोर से उसको गिराते हैं तरीके से, तो वो गीली मिट्टी को वहाँ पर छप जाती है जैसी कि जैसी हम छापना चाहें। ऐसा होता है नॉर्मली। तो ये वो पट्टी का है मिट्टी। आगे अंतिम में तो है आभूषण। आभूषण अब उनके सर के हो सकते हैं, गले के, कान के, नाक के, गर्दन के, पैरों के, हाथों के, ठीक है ना। जितने भी प्रकार के आभूषण हैं, उन आभूषणों पर भी कुछ विशेष प्रकार के डिजाइन की जाती थी, कुछ चिन्ह बनाए जाते थे। तो इस लिपि को अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, ध्यान रखना। मोहरों पर मालिक का नाम या पदवी हो सकती है। कुल अक्षर 375 से 400 मिले। सबसे लंबा जो चिन्ह हमें मिला है वो 26 अक्षरों का। रहस्य इसलिए कहलाती है क्योंकि इसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि का प्रत्येक अक्षर एक स्वर और एक व्यंजन है, ऐसा माना जा रहा है, ध्यान रखना। इसकी लिखावट इस साइड से इस साइड की ओर चलती है, ठीक है, दाईं ओर से बाईं ओर चलती है। ऐसी ब्राह्मी लिपि के अंदर भी होता है, ध्यान रखना। तो इसको पूर्ण ब्राह्मी भी कहते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार के चिन्ह है, तो इसको चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है, ठीक है। और ये हमें चिन्ह कहाँ से मिले हैं? ये मोहरों से मिले हैं हमें, ये तांबे के औजारों से मिले हैं, ये मृदबान मिट्टी के बर्तनों से मिले हैं, सॉरी हाँ, मिट्टी के बर्तनों से, मिट्टी की लघु पट्टिकाएं हैं एक तरीके से, ठीक है, सांचे में डाल करके उनको किया जाता है। और पुरुषों और महिलाओं के जो गहने हैं, उन गहनों पर भी विभिन्न प्रकार के चिन्ह मिले हैं। तो ये आपको पूरा वर्णन करना है, लिखना है। आगे देखो, कोई भी जो चीज होती है जिसका हम व्यापार करते हैं उसको हम तोल मोल करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। लिक्विड होता है तो उसको मापते हैं एक तरीके से, और लिक्विड नहीं है तो उसको तोल देते हैं ग्रामों के अंदर एक तरीके से। वो लीटर के अंदर होता है, लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, ठीक है। ml के अंदर मिलीलीटर से लीटर बन जाता है, लीटर से फिर वो किलो बन जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर कोई वजनी वस्तु है तो हम उसको वाट के माध्यम से तोल सकते हैं। आजकल 50 ग्राम का 100 ग्राम, 200 ग्राम, ठीक है, फिर 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो, इस प्रकार के बांट सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 किलो के बाद में सीधे 2 किलो का वाट क्यों, 1.5 किलो का क्यों नहीं है, हो सकता है, ठीक है। फिर 2 किलो से सर 5 किलो क्यों है, 4 किलो का क्यों नहीं है, या 4.5 किलो क्यों नहीं है, 3 किलो क्यों नहीं, हो सकता है। जैसे कि आपने देखा अभी नोटबंदी के बाद के अंदर नए जो नोट आए हैं, उन नोटों के अंदर हमारे पास पहले नोट कौन से थे? पहले कौन सा था? 10 का था, 20 का था, 5 का, ठीक है, 50, 100, 500, 1000। तो नई सरकार आई, नई व्यवस्था बनी, 1000 के नोट को बंद कर दिया, ठीक है, 2000 का चला दिया, हो सकता है, ठीक है। 100 और 500 के बीच के अंदर एक 200 का नोट और चला दिया सरकार ने। तो ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं, ध्यान रखना। और आगे भी हमें इस प्रकार की और जानकारियां मिलती रहेगी। तो माप तोल की प्रणाली के तौर पर हमारे पास में उस समय क्या था? एक पत्थर आता है मुलायम, जिसका नाम है चर्ट पत्थर है, ध्यान रखना। इस पत्थर से बनते हैं वाट। हड़प्पा सभ्यता में बने वाट जो है वो किस पत्थर से बने पे? चर्ट नामक पत्थर से। चर्ट किस पत्थर से बने, ठीक है। सभी प्रकार के वाट जो है वो चिन्ह रहित है, किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं है उसमें, ये ध्यान रखना। सभी प्रकार के बाटों का आकार कैसा है? घनाकार है। हड़प्पा सभ्यता से मिले बाटों का आकार कैसा है? घनाकार। कैसा है? घनाकार है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की बाट किस पत्थर से निर्मित है? चर्ट नामक पत्थर से निर्मित। अब देखो, बाट 2 प्रकार के मिले हैं। निचला मानदंड मतलब हल्की चीजों को तोलने का, भारी चीजों को तोलने का ये जो मानदंड है हमारे पास में, द्विआधारी डबल हो ऐसे देख 1, 2, 4, 8, 16, 12, 32, 64, 128, 512, ठीक है। ऐसे करते करते 12800 तक जो है हमें अब तक इसके साक्ष्य मिले। 2 प्रकार के बाढ़ मिले हैं, जिस पर एक तो ये श्रृंखला चल रही है द्विआधारी, ठीक है। निचला मानदंड ये है। तो बाढ़ जो मिले हैं उसका ऊपर का मानदंड कौन सा है? ऊपर का मानदंड दशमलव प्रणाली पर आधारित है। दशमलव प्रणाली 1.2, 2.4, 3.6, ठीक है, 7.2, इस प्रकार के 15.2, इस प्रकार के आदि के बाट मिले। इन बाटों का प्रयोग संभवतः कहाँ हो रहा है? इन बाटों का प्रयोग हो रहा है आभूषणों को तोलने में, मनकों को तोलने में, ठीक है। ये हल्के बाट जो है, जो दशमलव प्रणाली पर टिके हुए हैं,
भारी जो चीजें हैं, अनाज वगैरह है, एक तरीके से अन्य कोई मृत भांड वगैरह हैं जो भारी भरकम चीजें होती है, उनको इस निचली पत्ती के माध्यम से तोला जाता है। क्लियर है? तो सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता ने माप तोल की जो बाट प्रणाली है वो कैसी है, क्या करना है, बाट प्रणाली मतलब बाट बने हुए किसके, चढ़ नामक पत्थर के, किसी भी बाट पर कोई चिन्ह नहीं है, दो बातें। तीसरी, आकार कैसा है, घनाकार है। बाट कितने प्रकार के मिले हैं, दो प्रकार के, ठीक है। निचला मानदंड कैसा, द्विआधारी। द्विआधारी मानदंड कैसा होता है, 1 2 4 बदल करते जाओ, ठीक है। 4 8 12, 12 में 4 8 16 32 64 128, इस प्रकार से। ऊपर का मानदंड कौन सा है, दशमलव प्रणाली, 1.2 2.4 3.6, ठीक है, 7.2, इस प्रकार से। क्लियर है नहीं? इन बाटों का प्रयोग कहाँ होता है, हल्की चीजों को तोलने में, आभूषणों और बंधों को, भारी चीजों में मृतभांड, ठीक है, तांबे के औजार वगैरह जो हैं, ठीक है, अनाज वगैरह हैं, इनको तोलने में इनका क्या हो रहा है, उपयोग हो रहा है। तो दो प्रश्न हो गए आपके, ये प्रश्न आपको बुक में करना है। धन्यवाद।